नमस्कार, मैं हूं निशा पंत। लीगली स्पीकिंग के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत। अर्चना जी, एक लड़की को इसी सोच के साथ बड़ा करना कि उसने शादी करनी है और अपने पति को एक सैटिस्फाइड रखना है, और ये सोच कि आपने मकसद ही आपकी ज़िंदगी का जो है वो शादी चलाना है, क्या ये मकसद सही है? देखिए, इसके पहले जो है मैं आपको, जैसा कि रेखा जी ने भी कहा वही बात मैं भी कहूँगी, लेकिन मेरा अपना जो अनुभव है उसके आधार पे कहूँगी। जी। लड़कों को हम लोग लड़कियों के बराबर करें, लेकिन कैसे करें? जी। होता क्या है, लड़का पैदा होता वो तो सब एक बात है। लड़का जब पैदा होता है तब से उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उसको घर की रक्षा करनी है, उसको घर चलाना है। 2 साल के लड़के पे भी प्रेशर ये होता है कि उसे सुरक्षा देनी है। जी। उसको कोई दर्द नहीं होना है। उसको तो हम लोग मॉन्स्टर की तरह पाल रहे हैं, तो वो उससे ज़्यादा उम्मीद करना गलत है। जी। हम लोगों को, लड़कों को भी उस तरह से पालना है कि उनको भी उतनी ही सुरक्षा की ज़रूरत है, उतना ही केयर की ज़रूरत है, और वो भी सुरक्षा देंगे नहीं, परिवार का एक हिस्सा बनेंगे। जी। ये फ़र्क हम लोगों को लाने की ज़रूरत है। लड़कों को भी, क्योंकि आप अगर देखिए होता क्या है अपने समाज में, 4 साल के लड़के को 20 साल की बहन के संग बाजार भेजा जाता है छोटे शहरों में कि वो बहन की रक्षा करेगा। वो बहन ही एक थप्पड़ मार दे तो भाई गिर पड़ेगा। जी। उसके बाद होता क्या, उस लड़के पे जो प्रेशर पड़ रहा है, जो है वो बनाई जाती है। ये जो लड़के पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो कोई नहीं समझ रहा है कि उस लड़के पे क्या प्रेशर पड़ रहा है, कि अगर उस लड़के के संग कुछ दुर्व्यवहार कोई करता है तो किसी को बताने काबिल नहीं, क्योंकि उसको तो अपना स्ट्रांग फेस सबके सामने रखना है। हम लोगों को ये मानसिकता से बाहर निकलना है। हम लोग को ये लेके चलना है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, हर बच्चा समाज में इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल अफेक्शन और इक्वल केयर पाए, जिससे कि समाज में समरसता वहाँ से जब शुरू हो जाएगी तो हम लोग जब बड़े होंगे, ये लोग, तो ये एक दूसरे को सम्मान देना सीखेंगे, क्योंकि उन लोगों को बचपन से ही सबको बराबर रखा गया है। जी, फर्क नहीं करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि फर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन समानता का एहसास जो है वो लड़के और लड़की दोनों में होना चाहिए। दोनों में। लड़के को भी उतनी केयर से पालिए। लड़के को आप इस तरह से मत पालिए कि वो तो रफ टफ है, उसको बिल्कुल राक्षस बना के पैदा, और लड़की को भी उतनी ही जिम्मेवारी देनी चाहिए जितनी। जी हाँ, लड़की को भी उतना ही प्रोटेक्शन, दोनों को, तीनों को, हर बच्चे को जरूरत है। जी जी जी। रेखा जी, हमारे महिलाओं को अगर कुछ चोट पहुंचती है या उन्हें अगर कोई रिकोर्स चाहिए होता है, तो ये कहा गया है कि 498A जो आईपीसी में है, 325 है, 377 है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जिसमें महिलाएं रिकोर्स ले सकती हैं। तो क्यों हम एक फोर्सफुल इंटरकोर्स को ग्रीवियस हर्ट का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों हम चाहते हैं हमारी महिलाओं के पास में एक स्पेशल कानून ना हो इसके लिए, और हम जो अपनी कंप्लेंट करने जाएं वो ग्रीवियस हर्ट में करें या हम कोई और सेक्शन में करें? देखिए, वही प्रॉब्लम आ जाती है निशा जी कि अभी तक धारा 376 के साथ में धारा 375 का जो एक्सेप्शन है जी, उसमें पति जो है वो उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया अगर वो अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाएं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आपने मेरे को प्रश्न पूछा उसके जवाब में मैं बोलूँगी कि अगर यौन संबंध इस घिनौनी तरीके से करा गया हो या उस जोर ज़बरदस्ती से करा गया हो कि महिलाओं को चोट पहुँचे, चोट कहीं भी पहुँच सकती है, उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर पहुँच सकती है। और कई बार जो हमने एक वकील होने के दौरान जो देखा है कि कई बार महिलाएं हमारे पास, पत्नियां ये शिकायत लेके आती हैं कि देखिए मैडम, जब हमारा पति हमारे साथ में यौन संबंध करता है तो कई बार वो शायद कुछ पोर्नोग्राफिक पिक्चरों से प्रभावित होके या कुछ मीडिया की जो रिपोर्ट्स आती हैं अबाउट अननेचुरल सेक्स, उन तरह की चीज़ों को कोशिश करता है, जैसे कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करना। कई बार कुछ जो एक विकृत दिमाग के जो लोग होते हैं, खास कुछ विकृत पति होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करने के नाम के ऊपर पत्नी को बांध देना, स्लेव की तरह ट्रीट करना, या उसको सिगरेट बट्स के साथ जलाना। तो इस तरह के जो विकृत हरकतें करते हैं और उसको यौन संबंध की आड़ के अंदर उसको मिटाने की कोशिश करते हैं कि उनको एक सुरक्षा कवच मिला हुआ है कि मैं अपनी पत्नी के साथ में यौन संबंध रखना हो, जो मेरा एक पति होने के नाते मेरा एक कानूनी अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं पति हूँ, इसलिए मैं अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध कर सकता हूँ। पर यौन संबंध करने का भी कोई तो एक
शिष्टाचार या कोई तरीका होगा जो एक सामाजिक तौर पे एक सभ्य समाज के अंदर जिसको एक यौन संबंध कह के आप उसको पास कर सकते हैं। पर कहीं पर भी जब आप विकृत तरीके से उसको करेंगे और उसको महिला को चोट पहुंचेगी, धारा 375 का जो अपवाद है वहां पर वो फिर भी वो बलात्कार की श्रेणी के अंदर नहीं आएगा। और अगर वो महिला अपनी शिकायत करने जाती है कि देखिए मेरा पति मेरे साथ यौन संबंध करते हुए मेरे को इस तरीके से शारीरिक या मानसिक अत्याचार करता है, मेरे को चोट पहुंचाता है, मेरे को जलाने की कोशिश करता है, मेरे को मारता पीटता है, यही भी रिपोर्ट्स के अंदर आता है जो हम अपनी पढ़ाई के दौरान केसेस के दौरान पढ़ते हैं कि कुछ पतियों को पत्नी के साथ यौन संबंध करने के अंदर आनंद या सेटिस्फैक्शन तभी आता है जब वो उसके साथ ब्रूटल तरीके से या क्रूर तरीके से, वैशी तरीके से, बिल्कुल एक जानवर की तरीके से, मैं कहूँगी वैशी तरीके से अपना यौन संबंध उसके साथ करते हैं जी। ऐसी स्थिति में पत्नी कहाँ जाए शिकायत करने जी। कानून के अधिवक्ता है जो कहते हैं कि देखिए आप 375(2) के अंदर पति के खिलाफ बलात्कार की कंप्लेंट नहीं कर सकती। अभी महिला जो है सिर्फ 498 में जाके या तो शारीरिक या मानसिक अत्याचार की शिकायत करेंगी, उसके अंदर भले वो ये सारी बातें कह दें कि देखिए ये सब मेरे साथ होता है, वो मेरा पति मेरे को इस तरह की चोट पहुंचाता है, तो उसके अंदर ग्रीवियस हर्ट सिर्फ उसकी जो है इंडियन पीनल कोड के तहत उसके अंदर शिकायत जो है वो दर्ज हो सकेगी, या जो मैंने अभी 2005 का जो कानून बताया घरेलू हिंसा कानून उसके तहत हो सकेगी। पर जो आपका पर इसमें सजा भिन्न है रेखा जी। बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम है, ये धाराओं में सजा भिन्न है। अगर हम रेप का नाम लेते हैं तो रेप में सजा डिफरेंट है जी। तो हम इसे इन कानूनों के मुताबिक क्यों देखें? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यही तो एक बहुत दुख की बात है कि जब हम 498 की दलील देते हैं जी। या घरेलू हिंसा की दलील देते हैं या कहते हैं तुम्हारा पति इतना ही खराब है तो उससे तलाक ले लो, ये धारा 13 के अंदर जाके आप तलाक का मुकदमा दर्ज करिए और कहिए कि मेरा पति मेरे साथ मानसिक और शारीरिक अत्याचार करता है, मुझे तलाक चाहिए। तो ये तो वही बात होगी, गलती भी वो करे और उसका जो भुगतान भी हम करें। तो इसलिए इसी सोच से मुझे लगता है कि हमें अब बाहर अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा कि आप महिला को इधर उधर क्यों भेज रहे हैं कि आप आपके साथ गलत काम हो रहा है, यौन अत्याचार हो रहा है, आपका पति वो पहले से ही प्रताड़ित है, पहले से प्रताड़ित है, उसके बाद आप कहते हैं देखिए भाई, देखिए मैडम आप जो है रेप की कंप्लेंट नहीं कर सकती है क्योंकि आप तो एक पत्नी हैं जी। बिल्कुल, आपके साथ किसी और पुरुष ने यही काम किया होता सेम तरीके से, अगर उसने आपके साथ जोर जबरदस्ती के साथ अगर उसने आपके साथ यौन संबंध बनाए होते या आपको इस तरह की शारीरिक चोटें पहुंचाई होती जिसको हम ग्रीवियस हर्ट कहते हैं, तब तो उस तीसरे व्यक्ति के ऊपर आप धारा 376 भी लगा देते और जितनी मर्जी धाराएं उसके साथ लगाए जाते। पर पति हैं तो आपको उससे एक प्रोटेक्शन मिली हुई, आपको सुरक्षा कवच मिला है। तो इसलिए पत्नी अभी भी जो है ना बलात्कार की कंप्लेंट नहीं कर पाती है, परंतु उसको 498 में भेजा जाता है या उसको ग्रीवियस इंजुरी के जो धाराएं हैं वो बताई जाती हैं या उसको कहते हैं कि घरेलू हिंसा कानून के अंदर आप जाइए। रेखा जी, रेप के जो कानून है वो सख्त है, जितनी भी धाराएं हमने अभी डिस्कस करी, क्या आप सहमत है कि अगर एक औरत के साथ में यौन शोषण उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है तो उसे ये ऑप्शन देना ठीक रहेगा कि ग्रीवियस हर्ट में कंप्लेन करें, नहीं 498A ले, देखिए, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस में जाएं? इनकी सजाएं जो आपने जैसे खुद कहा अभी कि ये जो ग्रीवियस इंजुरी की अगर हम बात करें या घरेलू हिंसा कानून की बात करें या 498 की बात करें, उनके अंदर सजा जो है वो 4 साल से कम है। तो उनके जो पति, जो भी कोई क्रूर व्यक्ति है, मैं तो कहती हूँ कि चाहे वो पति हो या और कोई तीसरा पुरुष भी है जो किसी भी महिला के साथ जी, अगर हम लिव इन रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो पार्टनर्स जो हैं, बिल्कुल आप सही, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो जो 375(2) का जो अपवाद है वो एक लिव इन पार्टनर को, लिव इन पार्टनर वाले पुरुष को नहीं मिला हुआ है। वो सिर्फ एक पतियों के सिर के ऊपर भी एक, मैं कहूंगी कि एक क्राउन जो है, एक मुकुट उनके सिर के ऊपर रख दिया गया है कि आप पति हैं इसलिए आपके साथ खून माफ है। तो मैं पुरुषों के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं कोई भी पति के खिलाफ हूँ, परंतु मैं सिर्फ ये कहूंगी कि समानता रखिए और अपने पति पत्नी का जो वैवाहिक रिश्ता है उसकी आप रिस्पेक्ट करिए, उसकी इज्जत करिए। जी बिल्कुल। अर्चना जी, ना करने की आज़ादी और हाँ करने का हक क्या आपको लगता है महिलाओं को मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए जी।
और अपने सनातन धर्म में ये शुरू से रहा है जी। विवाह हो, विवाह के बाद यौन संबंध हो, सब में सहमति के बगैर जी करना, क्योंकि धर्म का आधार है ये सनातन धर्म का, तो उसको पाप शब्द इस्तेमाल किया गया है। जी। तो और पाप को गलत माना गया है, पाप नहीं करना चाहिए, ये एक समाज का नियम है। जी। तो हर तरीके से, चाहे आप कानून से देख लें, चाहे समाज से देख लें, चाहे हम लोगों के जो संस्कृति और सभ्यता है पुरानी वहाँ से देख लें, हर तरीके से ना कहना और हाँ कहना जी। हर एक जीवित व्यक्ति को पूरा अधिकार है उसका, और उसके मैं पक्ष में हूँ कि जब ना कहना है तो ना भी कहा जाए, जब हाँ कहना है हाँ भी कहा जाए। और दोनों को ही, पति पत्नी का तो संबंध बहुत ही अपने यहाँ बहुत ही आध्यात्मिक लेवल पे ले जाया गया है। इसको एक आत्माओं का मिलन, इतना खूबसूरत और इतना पवित्र नाम दिया गया है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो अवधारणा रखी गई है कि वो एक दूसरे की सहमति, सहयोग से एक दूसरे का सम्मान करते हुए हर काम करेंगे। और अपने यहाँ तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया है कि पूजा पति पत्नी के बगैर कर ही नहीं सकता है, उसकी वो पूजा तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो अपने यहाँ महिलाओं को बहुत ज़्यादा अहमियत शुरू से दी गई है, सिर्फ उसको सही परिभाषा में, सही रूप से रखने की और कानून में लाने की ज़रूरत है। और 1860 का कानून सच में बदलने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है, और नए कानून बन रहे हैं उस परिभाषा में, लेकिन उनको बहुत सही तरीके से बनाने की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सही है। अर्चना जी, कंसेंट और फैमिली वैल्यूज़, क्या आपको लगता है इसके ऊपर और डिबेट और डिस्कशन होने की ज़रूरत है ये कानून को बनाने से पहले? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसको एक देशव्यापी मूवमेंट की तरह लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये समाज का आधार है। यहाँ से हमारे जो बच्चे देख रहे हैं, सीख रहे हैं, वही तो बनेंगे बड़े होके। तो ये तो देशव्यापी आंदोलन आप इसको कर दीजिए, देश की समस्याएं खत्म कर देगा ये। मैं आप पूरे गारंटी से बता रही हूँ आपको, ये एक अकेला आधार सारा समाज ठीक कर देगा, देश की प्रगति का कारण बनेगा ये। जी, तो मैं तो इसके पूरे पक्ष में हूँ। अपवाद 2 को हटाना, अर्चना जी, क्या आपको लगता है कि शादी जैसी परंपरा को के साथ खिलवाड़ करने जैसा है? अपवाद 2 को हटाना, अपवाद 2 तो अपने में ही गलत है कि आप जो है मतलब कि पति अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध जो कुछ कर रहा है तो उसको माफ कर रहे हैं, ये तो गलत है जी। तो अपवाद 2 तो हट ही जाना चाहिए जी। पर लेकिन अपवाद 2 के हटते ही बहुत सारी कंप्लेंट्स होंगी, जिसके साथ में जो हमारी सोसाइटी के पुरुष हैं जी, उनके खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स रजिस्टर होंगी। लेकिन और इसका मतलब ये भी है कि पुरुषों का जेल जाना बिल्कुल होगा, और इसका दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि अभी तक के जितने कानून है, चाहे वो दहेज का कानून रहा हो, चाहे रेप का कानून रहा हो, कन्विक्शन रेट 20 से 30 के बीच में यूजुअली रहा है। इसका मतलब कि झूठी कंप्लेंट ज्यादा थी, तभी कन्विक्शन रेट कम रहा, क्योंकि कानून तो बन गया, कानून में सही तरीके से इफ्स एंड बट्स, जैसा कि रेखा जी ने शुरू में ही कहा कि बहुत जिम्मेदारी के संग इसके इफ्स एंड बट्स ध्यान करके तब इस कानून को लाइए। और ऐसी बात नहीं, बहुत सारे कानून ऐसे बने हैं जिसमें कि सही तरीके से काम भी हुए हैं। और कई बार ये भी होता है कि कानून जब शुरू में लाया जाता है तो उसमें कुछ जब लागू होता है उस टाइम पे उसकी कमियां दिखती हैं, तो तुरंत, लेकिन उसमें अमेंडमेंट के लिए बहुत क्विक प्रोविजंस होने चाहिए। ये नहीं कि एक एक अमेंडमेंट को लाने के लिए फिर से मूवमेंट चल रहा है, फिर से पूरे देश में तबाही आ रही है, 1-2 साल तक लोग, निर्दोष लोग परेशान किए जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कानून लाएं, लेकिन जिम्मेदारी से लाएं और बहुत अलर्ट होकर लाएं, क्योंकि ये समाज को असर करेगा ये वाला। जैसे कि आपने पहले जागरूकता की बात करी थी, कानून लाने से पहले इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। एक फैमिली और कंसेंट को लेकर, फैमिली एस्पेक्ट और कंसेंट को लेकर डिबेट और डिस्कशंस की पहले बहुत ज़रूरत है, और उसके बाद से ही शायद ये कानून को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अपवाद को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। रेखा जी, मैं आपके पास आती हूँ। कल ही नो मीन्स नो, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कल अपने व्यूज़ दिए एक केस में। सो नो मीन्स नो, वंस withdrawing from the consent nullifies the earlier consent. Absolutely. क्या कहेंगी आप इस बारे में? मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ, और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो ये कल फैसला दिया है, उस निर्णय, ये बिल्कुल लेटेस्ट है जो इस केस में निकल के आया है, और मैं उसका बहुत सम्मान करती हूँ, और ये बहुत प्रगतिशील फैसला है जी, बहुत प्रगतिशील फैसला। और ये जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने भी जब जीरो टॉलरेंस की बात करी थी, जब ये मुद्दा उठा था कि क्या
महिला को इनकार करने का ये अधिकार है जी। तो जब हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि महिला ये कह सकती है कि मैं लेश मात्र भी शारीरिक या मानसिक अत्याचार को नहीं बर्दाश्त करूंगी और मैं कोई भी अपनी अस्मिता के ऊपर अगर कोई दाग उठाने की कोशिश करता है या उसको तंग करने की कोशिश करता है तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसी रास्ते के अंदर उस बात को और आगे बढ़ाते हुए ये फैसला दिया हुआ है और इसीलिए हमारे जो देश के जो पति हैं उनको भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी महिला ने या उनकी पत्नी ने अगर एक समय के ऊपर वो, क्योंकि यौन संबंध एक पति पत्नी के रिश्ते का एक बहुत इम्पोर्टेंट मूल अधिकार है और अगर कोई भी पत्नी अपने पति को उससे वंचित रखती है तो पति उसके ऊपर एक तलाक का मुकदमा दर्ज कर सकता है शारीरिक और मानसिक क्रूरता के लिए। उसी तरीके से क्योंकि बराबरी का दर्जे की हम बात करते हैं तो पत्नी भी ये तलाक का मुकदमा फाइल कर सकती है कि देखिए मेरे को मेरा पति जो है वो शारीरिक और मानसिक जो एक सेटिस्फैक्शन जो एक फिजिकल रिलेशनशिप से मिलती है वो मेरे को उससे वंचित रख रहा है। तो परंतु अगर कोई पति जो है मैं तो बल्कि कहूँगी कि सिर्फ एक पंजाब हाई कोर्ट का जो एक फैसला था वो जो कल हुआ है उसके साथ साथ मैं 2 कदम आगे और भी बढ़ूँ तो मैं ये कहूँगी कि ये आज 21वीं सदी के अंदर एक जब हम बराबरी की बात करते हैं तो हमको जेंडर न्यूट्रलिटी की भी बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली धारा इस बात को हम नहीं झुटला सकते कि महिलाओं के साथ ही ज़्यादातर 80% से ज़्यादा मैं कहूँगी शायद अगर एक रैंडम फिगर में बोल रही हूँ कि ज़्यादातर महिलाओं के साथ ही यौन शोषण होता है परंतु बलात्कार हमेशा महिला के साथ ही होता है ये भी गलत है। ये भी जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। 377 जो है हमारा सेक्शन बिल्कुल उसको भी हटा दिया गया। बिल्कुल 376 धारा जो है अभी जब बलात्कार की बात करती है वो सिर्फ महिलाओं को के खिलाफ अगर कोई यौन संबंध जबरदस्ती रखता है उसके खिलाफ होती है पर जब पुरुषों का जो बलात्कार होता है उसके बारे में कानून अभी तक नहीं बना हुआ है। तो अगर जब 375 दो अपवाद को हम हटाने की बात करते हैं आज इस पैनल डिस्कशन के अंदर तो मैं ये भी कहूँगी कि 375 दो जो है वो पत्नियों के ऊपर भी होना चाहिए मतलब सिर्फ पति के खिलाफ ही नहीं होना चाहिए कि देखिए कोई पत्नी जाके समानता की बात तो सिर्फ पत्नी ही ना शिकायत करे कि देखिए मेरा पति मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है परंतु वो अधिकार एक पति को भी तो मिलना चाहिए। अगर बराबरी की बात करें तो ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो अपने पतियों को प्रताड़ित करती हैं। हाँ जी, एविडेंस की क्या अहमियत रह जाएगी अगर 375 धारा 375 का अपवाद 2 हटा दिया जाता है तो कोर्ट किस तरीके के एविडेंस पर रिलाई करेंगे? देखिए इसके अंदर मैं यही कह सकती हूँ कि किसी भी केस का फैसला करने के लिए खासकर जो एक क्रिमिनल केस होता है फौजदारी का मुकदमा तो उसके अंदर एविडेंस एक्ट जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो कंप्लेनेंट है उसको अपना जो साक्ष्य जो है वो देने पड़ते हैं। जी जी। तो इसके अंदर जो ये जो धारा 375 दो अपवाद अगर हट जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले महिला को यही जो आरोपी इसके अंदर कौन होगा पत्नी होगी तो पत्नी को यही बताना पड़ेगा वो सारे साक्ष्य देने पड़ेंगे। वो साक्ष्य जुबानी भी हो सकते हैं जिसको कहते हैं एक ओरल एविडेंस होता है और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। जी बिल्कुल। तो जो ओरल एविडेंस है उसके अंदर वो बताएगी अपनी कंप्लेंट को साबित करने के लिए कि किस तरीके से उन्होंने अपने उनके पति पत्नी के जो संबंध थे किस तरीके के थे, अगर कोई बीच के अंदर कोई झगड़ा हुआ था या कोई मनमुटाव हुआ था, कैसे उन्होंने अपने पति को यौन संबंध किस स्थिति के अंदर किन सर्कमस्टांसेस के अंदर यौन संबंध नहीं करने के लिए बोला था, उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं यौन संबंध आपके साथ नहीं करना चाहती। हो सकता है कि कोई दोनों पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो, ये भी हो सकता है कि पत्नी बीमार हो या उसको कोई हेल्थ कोई मेडिकल कंडीशन हो तो ये सारी जो प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट है इसमें बहुत भी देना पड़ेगा। अर्चना जी, क्या हम बेटी पढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, बचाएंगे नहीं? बिल्कुल बचाना है जी। और कानून बदल रहे हैं और सही दिशा में बदल रहे हैं। कानून को बदलने की ज़रूरत आपको लगती है? बिल्कुल कानून को बदलने की ज़रूरत है, ये वाला कानून खासकर जी, लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ। बहुत जिम्मेदारी के साथ। जी हाँ जी। जिम्मेदारी एक शादी को चलाने की क्या सिर्फ लड़की के ऊपर होती है? नहीं, लड़की के नहीं, पूरे समाज के ऊपर होती है जी। इसीलिए आजकल वैसे समाज काफ़ी जागरूक हो रहा है, मैं देख रही हूँ। आजकल बच्चे अपने
आप सोच समझ के सही जीवन साथी भी चुन रहे हैं और ये एक अच्छा कदम है समाज के प्रगति के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समाज में जिस तरह से प्रगति आ रही है, कानून भी प्रगति में दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से कानून नए और अच्छे बन रहे हैं और महिलाओं के हक में बन रहे हैं, साथ ही साथ अब इन बातों पे भी सवाल उठने लगा है कि सिर्फ एक ही पक्ष क्यों, दूसरे पक्ष को इग्नोर क्यों किया जा रहा है। रेप की यहाँ बात कर रहे हैं, हाँ। 375 2 की बात कर रहे हैं जी। तो हम अपवाद 2 के हटाने की बात कर रहे हैं जी, तो क्या हम इसमें पुरुषों को भी गिन रहे हैं? बिल्कुल गिन रहे हैं जी, बिल्कुल गिन रहे हैं। और इसके अंदर अब जेंडर न्यूट्रलिटी का जो एक ज़माना है जी, तो उसके अंदर हमको बराबरी का सोचना चाहिए। और जो पुरुषों के साथ जो बलात्कार के, जो सोडोमी के जो किस्से होते हैं जी, वो भी कम नहीं है, खासकर बच्चों के साथ तो होते ही बहुत हैं। ही आप ज्यादा है। लड़कों के साथ उसी क्षेत्र ज्यादा है। में काम कर रही जी, हैं जी, तो जो सोडोमी की जो घटनाएं होती हैं धारा 377 उसके ऊपर लगता है। तो किसी कोई छोटा बच्चा अगर सोडोमी की कंप्लेंट करता है तो हो जी। सकता है क्योंकि पति भी कंप्लेंट कर सकता तो है। कानून अगर कानून बनता है तो उसमें पुरुषों को और महिलाओं को आप ये कह रही हैं कि दोनों को इंक्लूड करना चाहिए? बिल्कुल इंक्लूड करना जी, चाहिए। जहाँ पर भी आप किसी को भी ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, आप ऐसा ना सोचिए कि आप दूसरे को दबा रहे हैं। तो महिलाओं का जी। उत्थान जरूर करना है और अनुच्छेद 15 इस बात की इजाजत भी देता है जी। कि महिलाओं का और बच्चों का दर्जा समाज में उठाने के लिए अगर कोई भी कानून बनाना पड़े, कोई तरह की पॉजिटिव तरीके से भेदभाव भी करना पड़े तो करिए, पर पॉजिटिव भेदभाव करिए, उनको डिस्क्रिमिनेशन को, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन को रोकिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करिए। परंतु साथ साथ ये मत करिए कि आप जो है पुरुषों को आप बिल्कुल ही दबा दें या उनको एक ऐसा सोचे कि वो एक हमेशा से लड़के गलत ही हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष हमेशा से गलत ही होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। रेखा जी, अर्चना जी, आप हमारे शो में हमारे साथ जुड़े, आप हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश, एक निष्पक्ष सोच के साथ। हमारे खास मेहमान एडवोकेट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रेखा अग्रवाल और सोशल एक्टिविस्ट अर्चना अग्निहोत्री के साथ। शादी और शादी का बंधन एक ऐसी परंपरा जो हमारे समाज को पूरी तरह से अनुशासित करने में कारगर सिद्ध होती है। यह हमें अधिकार तो देती है पर साथ साथ देती है जिम्मेवारियां भी। और इन्हीं अधिकारों और जिम्मेवारियों में अगर कुछ अनदेखी होती है तो एक बहुत मुश्किल भरी परिस्थिति हमारे सामने आगे आके खड़ी हो जाती है। पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि शादी की इस अनूठी परंपरा को हमारे समाज में कैसे बचाया जा सकता है। और इसी प्रश्न को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट भी असमंजस स्थिति में है। हमें इंतजार करना होगा इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के निष्कर्ष का। जिम्मेदार बने, सजग रहें। इस सप्ताह के लिए मैं निशा बंत लेती हूं आपसे विदा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आज ही के दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।